नहीं थे। आयरन स्टिरप्स का स्प्रेड इंडिया में 8th सेंचुरी में हो चुका था। टर्किश बोस लॉन्ग डिस्टेंस तक एरोज को शूट कर सकते थे, लेकिन इंडियन बोस ज्यादा एक्यूरेट और डेडली थे, जिसमें एरोज को पॉइजन में डिप किया जाता था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंडियन सोर्ड्स दुनिया की बेस्ट सोर्ड्स मानी जाती थी। इंडियंस के पास एलिफेंट्स का भी एडवांटेज था, लेकिन ये पॉसिबल है कि टर्क्स के हॉर्सेस इंडियन हॉर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्विफ्ट और स्टर्डी थे। इंडियंस की मेन वीकनेस थी सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस। बढ़ते फ्यूडलिज्म के कारण लोकल लैंडेड एलिमेंट्स और चीफ्स बढ़ते चले गए, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीक हो गई। रूलर्स को इन चीफ्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, जो रेयरली ही कोऑर्डिनेशन में काम करते थे और बैटल के तुरंत बाद अपने अपने एरियाज में डिस्पर्स हो जाते थे। इंडियन आर्मी को एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ हॉर्समैन की तरह मूव करने की प्रैक्टिस नहीं थी, जिससे वो लंबी डिस्टेंसेस तक जा पाते और फाइट और मैन्यूवर कर पाते। राजपूत्स के पास हेवीली आर्म्ड कैवलरी और माउंटेड आर्चर्स की लार्ज बॉडी भी नहीं थी। दूसरी तरफ टर्क्स के ट्राइबल स्ट्रक्चर और एकता और खालिसा सिस्टम्स के कारण टर्क्स लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज इकट्ठा कर सकते थे, जो कि लंबे समय तक बैटल करने के लिए तैयार थी। इक्ता सिस्टम में एक टर्किश चीफ को एक पीस ऑफ लैंड अलॉट किया जाता था, जिसे इक्ता बोलते थे। स्टेट को दिए जाने वाले लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस को टर्किश चीफ कलेक्ट करता था। इसके बदले में उसको रूलर की सर्विस में एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करनी होती थी। ये इक्ता ग्रांट्स हेरिडिटरी नहीं थे, खालिसा उन लैंड पीसेस को बोलते थे जिनका रेवेन्यू डायरेक्ट सुल्तान के पास जाता था। इन्हीं सिस्टम्स के कारण टर्किश आर्मीज हाईली सेंट्रलाइज्ड थी। कई टर्किश ऑफिसर्स स्लेव्स थे जिनको वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गया था और सुल्तान की सर्विस में ग्रो हुए। इन पर सुल्तान अपना टोटल ट्रस्ट रख सकता था। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन, राजपूत्स की डिफीट और टर्क्स का इंडियन कॉन्क्वेस्ट पिछली कुछ सेंचुरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। 10th सेंचुरी के एंड से ही टर्क्स ने इंडिया और उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। राजपूत्स ने टर्क्स के खिलाफ स्टिफ रेजिस्टेंस किया और कई बार टर्किश आर्मीज को डिफीट भी किया, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि राजपूत्स में स्ट्रेटेजिक विजन मिसिंग था। काबुल और लाहौर, जो कि इंडिया की आउटर बाउंड्रीज थी, उनको टर्क्स द्वारा कैप्चर करने के बाद भी राजपूत्स ने इन रीजन्स को रिकवर करने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया और पंजाब से गजनवीज को रिमूव करने के लिए भी कोई खास स्टेप नहीं लिया। राजपूत्स की नजर सिर्फ इंडिया में फिक्स्ड रही और सेंट्रल एशिया में हो रहे डेवलपमेंट्स पर उनका ध्यान कम ही रहा, जबकि सेंट्रल एशिया में होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस ने हमेशा इंडिया की हिस्ट्री में एक की रोल प्ले किया। इन्हीं कारणों के चलते टर्क्स ने अगले 200 साल तक नॉर्थ इंडिया में राज किया। द स्लेव डायनेस्टी 1000 से 1200 AD का दौर नॉर्थ इंडियन टेरिटरी के डोमिनेशन के लिए एक लंबी स्ट्रगल का दौर रहा। इस पीरियड की शुरुआत प्रतिहारा एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से स्टार्ट हुई। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स का राइज हुआ और नॉर्थ वेस्ट से टर्किश इन्वेजन्स देखने को मिले। इन्वेजन्स और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल का ये लंबा समय 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद एंड हुआ। आज इस कहानी में हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बाद नॉर्थ इंडिया में सेटअप हुई पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और देखेंगे इस डायनेस्टी के रूलर्स और उनके रूल के बारे में। शुरू करने से पहले ब्रीफ में बैकग्राउंड